हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम दवे फ्रॉम विजन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th फिज़िक्स पोर्शन में से चैप्टर मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है इस क्लास के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मोशन, एक्चुअली द व्हाट इज मोशन? Motion is nothing but when we are changing the object with respect to time, it is considered as a motion. जब भी हमारा ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तब हमें पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्ट ने मोशन में आया हुआ है। तो इसके लिए टाइम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट। आप कार में बैठ के कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपका मोशन में है ऑब्जेक्ट, वो तभी पता चलता है जब आप टाइम को कंसीडर करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा उसकी पोजीशन के साथ, तब जाके उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एक ही जगह पे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक लगातार वही पोजीशन में खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई मोशन नहीं किया है, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। तो सबसे पहले ये हमें याद रखना है कि मोशन इज नथिंग बट द चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन में ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कैन बी स्टेशनरी और ए नॉन स्टेशनरी। अब स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेडी है, और नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेडी नहीं है। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है कि नॉन स्टेशनरी, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कौन से ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के तौर पे कंसीडर कर रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। जैसे कि एक बस में बैठ के आप कहीं पे जा रहे हो, तो एक पर्सन जो बस में बैठा हुआ है वो विंडो में से जब देखेगा तो बाहर की तरफ के जितने भी ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देंगे, चाहे वो शॉप हो या फिर कोई पेड़ हो, एनीथिंग एल्स, दिस ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग इन द बस। तो ऐसे केस में आपके लिए रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट वो पर्सन है जो बस में बैठा हुआ है। तो मतलब कि वो पर्सन जो बस में बैठा हुआ है, ही इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बिकॉज ही फील्स दैट ही इज राइट नाउ एट द स्टेडी पोजिशन एंड द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स विच आर आउटसाइड ऑफ द बस, दे आर मूविंग, सो इट इज अ नथिंग बट अ नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेकिन यही चीज यहाँ से उलट जाती है अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दें। समझ लो कि कोई एक और बंदा जो बाहर बस के बाहर खड़ा हुआ है, वो बस को जाते हुए देख रहा है और आप बस में बैठे हुए हो, तो अब आपकी रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गई है। तो अब वो पर्सन जो बस के बाहर खड़ा हुआ है, ही इज अ स्टेशनरी पर्सन और शी इज अ स्टेशनरी पर्सन, जबकि आप जो बस में बैठे हुए हो और इवन द होल बस फॉर हिम और फॉर हर is nothing but a non-stationary object। तो इस तरीके से यहाँ पे मोशन में ऑब्जेक्ट इज ए वेरी क्रूशियल पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी ऐसे 2 पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन किस तरह से होता है। जब एक ऑब्जेक्ट एक सीधी सपाट सुरेख रेखा के ऊपर चलती है, इन द फ्लैट सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हाट द सिनेरियो हैपेंस? जब भी आप मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तब 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस एक्चुअली है क्या? जब भी आपका पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो उस दौरान जो उसकी एक्चुअल लेंथ वो कवर करेगी,
उसको कहा जाता है डिस्टेंस। आप अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक जा रहे हैं, उसके बाद स्कूल से वापस घर पे आ रहे हैं, तो स्कूल से घर का डिस्टेंस सपोज 10 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो मतलब फर्स्ट यू कवर 5 किलोमीटर, अगेन यू हैव कवर्ड 5 किलोमीटर, तो मतलब टोटल आपने 10 किलोमीटर कवर अप किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपने घर से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर घर, जो टोटल लेंथ आपने कवर किया वो हो गया आपका डिस्टेंस। मतलब कि द एक्चुअल लेंथ एज ए ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जेक्ट बाय कवर्ड बाय यू, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इससे हटके है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप घर से स्कूल जा रहे हो तो जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता थोड़ा सा लंबा है और एक रास्ता थोड़ा सा छोटा है। इफ यू आर टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, योर डिस्प्लेसमेंट विल बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट पाथ। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब आप जहाँ पे खड़े हो वो जगह को आपको कंसीडर करना है, जहाँ से आप शुरू किए थे अपनी जर्नी वो पॉइंट को आपको कंसीडर करना है। तो आप अहमदाबाद से अगर सूरत जा रहे हो और बीच में आप बड़ौदा अटकते हो, तो अहमदाबाद से सूरत गए और सूरत से फिर बड़ौदा आ गए, तो अब बड़ौदा जो है वो आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो अगर कोई आपको पूछे कि अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी फाइनल पोजीशन बड़ौदा वाली होगी और इनिशियल पोजीशन आपकी अहमदाबाद वाली। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको कवर करना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ आपको देखना होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को और अच्छी तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है 2 अलग फॉर्म में, और वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई वैल्यू, आपके फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं लेते हैं, हम यही देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट ने कितना कवर अप किया है डिस्टेंस, उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। सो दैट मीन्स डिस्टेंस इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट में उसकी पोजीशन बहुत मायने रखती है और कौन से डायरेक्शन में आपकी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी बहुत मायने। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके डायरेक्शन के ऊपर। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या तो फिर 0, मतलब ये चेंजेस कैसे होगा, उसके अलावा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या है, ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रेट पाथ है, एक ऐसा रास्ता, एक फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे। हम इस पाथ को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ए, बी और सी। ए से लेकर बी, ये हमारे तीनों अलग अलग पॉइंट से हमारे 3 पड़ाव है। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम 5 किलोमीटर कंसीडर करते हैं, और बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को 5 किलोमीटर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं वो है कि बॉल ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने गेंद को कंसीडर किया, बॉल को कंसीडर किया है, जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब इनिशियल पोजीशन, मतलब स्टेशनरी पोजीशन। तो मतलब मेरी गेंद जो है, मेरी बॉल जो है वो यहाँ पे है और वो अभी एग्जैक्टली ए पोजीशन पे है। तो जब मेरा बॉल ए पोजीशन पे होगा, यहाँ से वो कहीं पे नहीं जा रहा है, बस वहीं पे ठहरा हुआ है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस भी इसका क्या होगा, 0, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0। ऑब्जेक्ट वहीं पे है, कहीं पे नहीं जा रहा है। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं एक दूसरा केस कंसिडर करूंगा, उसी पाथ को मैं फिर से कंसिडर कर रहा हूं, और उसको 3 हिस्सों में मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, ए, बी और सी। और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 5 और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर।
अब मेरा दूसरी कंडीशन ऐसी है कि मेरी बॉल जो है वो पोजीशन ए से लेकर बी तक जा रही है, कुछ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट जो है मेरा एज ए बॉल वो ए से लेकर बी तक जा रहा है। अब यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस दोस्तों, बॉल मेरा ट्रैवल कर रहा है ए से लेकर बी, मतलब ए पोजीशन पे मेरे 0 किलोमीटर और बी पोजीशन पे पहुंचने पे 5 किलोमीटर। तो मतलब मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपकी बॉल की फाइनल पोजीशन बी पॉइंट पे है, इनिशियल पोजीशन आपकी ए पॉइंट पे थी। बी पॉइंट पे आपके किलोमीटर कितने होंगे? 5। इनिशियल कितने थे? ए पे 0, तो 5 माइनस 0 मतलब कि कितने किलोमीटर होंगे दोस्तों? यस, 5 किलोमीटर। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस जो होगा वो 5 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 5 किलोमीटर होगा। अब हम लोग एक तीसरे केस के ऊपर जा रहे हैं। उसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग कंसीडर करेंगे ए बी और सी के तौर पे, जहाँ पे डिस्टेंस भी हम उतना ही कंसीडर कर, सॉरी ए से लेकर बी, बी से लेकर सी का डिस्टेंस भी उतना ही कंसीडर कर रहे हैं। और अब हमारी जो कंडीशन होगी वहाँ पे हमारी जो बॉल होगी वो ए से लेकर सी तक ट्रैवल करेगी। कहाँ तक ट्रैवल करेगी? ए से लेकर सी तक। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो ए से लेकर बी प्लस बी से लेकर सी, यानी कि मेरा टोटल डिस्टेंस होगा वो ए बी प्लस बी सी होगा। मतलब कि 5 प्लस 5 यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूंगा तो मुझे किसको देखना है? बॉल के पोजीशन। मेरी बॉल इस वक्त कहाँ पे है? सी पॉइंट पे। तो वो कितना किलोमीटर वो फाइनल पोजीशन मेरी होगी बॉल की, वहां पे किलोमीटर कितने होंगे? 10 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन कौन सी है? ए, वो कितना किलोमीटर? 0। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन सी के ऊपर मेरे किलोमीटर 10 किलोमीटर, इनिशियल पोजीशन ए के ऊपर किलोमीटर 0, सो 10 माइनस 0 इट मीन्स 10 किलोमीटर। तो ये होगा मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक और केस कंसीडर करेंगे। उसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग ले रहे हैं ध्यान में कि ए बी और सी, डिस्टेंस को भी हमने उतना ही कंसीडर किया है ए और बी के बीच का। और फोर्थ केस में हम कंसीडर करेंगे कि मेरी गेंद जो है, मेरी बॉल जो है वो ए से बी तक जाएगी और बी से और सी से, सॉरी ए से सी जाएगी और सी से वापस बी तक आएगी। तो मतलब कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अब कहाँ पे है? बी पे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका डिस्टेंस कितना होगा? पहले मेरी बॉल जो है वो ए से लेकर सी तक जा रही है, तो ए बी प्लस बी सी यानी 10 किलोमीटर, और फिर सी से बी तक आ रही है तो प्लस सी बी यानी अनदर एडिंग 5 किलोमीटर। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, तो मतलब कि हो गए कितने टोटल? 15 किलोमीटर। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस होगा वो होगा 15 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते ही है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। अब मेरा ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे है। अब बी पोजीशन पे जब हम होते हैं तो हमारा एक्चुअली जो लैंडमार्क होगा बी पोजीशन के लिए किलोमीटर का, वो कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बी पोजीशन पे है, तो वो मेरी फिलहाल फाइनल पोजीशन वो है। इनिशियल पोजीशन तो मेरी ए थी, वहां पे तो 0 किलोमीटर ही थे, और बी पे मेरे किलोमीटर कितने होंगे? 5। 15 नहीं दोस्तों, ये गलती होती है। तो अब यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो बी हो गया मेरा फाइनल, तो 5 माइनस 0 मतलब होगा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? यस, एग्जैक्टली 5 किलोमीटर। इसके बाद लास्ट केस को हम कंसीडर करेंगे। उसी पाथ को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए बी और सी, जहाँ पे डिस्टेंस हमारा होगा वो 5-5 किलोमीटर का होगा, और केस होगा जब ऑब्जेक्ट मेरा है वो ए से सी जाएगा और सी से वापस ए पे आएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे आएगा दोस्तों? ए से सी और सी से ए। तो इस केस में मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर बी और बी से लेकर ए, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 20 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट इस वक्त
कहाँ पे है, जहाँ पे उसने शुरुआत की थी। तो वही मेरा इनिशियल पॉइंट, वही मेरा फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया दोस्तों आपका 0। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। तो ये था मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट व्हेन द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो होगा हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो मोशन के टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को किसको कहेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करता है तब उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करता है तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ जो कि सूर्य के आसपास घूमती है, तो उसके लिए वो फिक्स इंटरवल लेती है, फिक्स इंटरवल में वो फिक्स अपना डिस्टेंस कवर अप करती है। तो मतलब कि यहाँ पे वो एक कांस्टेंट स्पीड अपनी मेंटेन करती है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपनी क्लॉक को भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, पेंडुलम क्लॉक को भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे कि क्लॉक का जो हैंड है वो एक ही मूवमेंट से, एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा और उतने ही इक्वल टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस वो कवर अप करेगा। ऐसे किसी भी टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन के तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या तो फिर बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर अप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म किसको कहा जाता है? जहां तक नॉन यूनिफॉर्म की बात करें वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा यूनिफॉर्म का, कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर अप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि आप अपने स्कूल से लेकर घर तक जा रहे हो, बीच में आप अलग अलग स्टेजेस कंसीडर कर लो, तो आप पहली 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर अप करोगे, दूसरी 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर अप करोगे। तो आमतौर पे हम लोग जो मोशन लेते हैं जब हम हमारे घर से किसी लैंडमार्क की तरफ जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ हमारा जो मोशन कंसीडर होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि लगातार बीच में कोई ना कोई ब्रेक्स लगेंगे, ट्रैफिक आएगा, एनीथिंग ऑब्जेक्ट और हर्डल्स विल बी देयर, सो द मोशन कुड बी द नॉन यूनिफॉर्म। तो जो पहली 5 मिनट में आपने डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही दूसरी 5 मिनट में कवर कर पाओगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिस्टेंस जो कवर अप होगा वो अनइक्वल होगा। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जैसे कि आप एथलीट का एक एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, कि सपोज कोई एथलीट जो है वो जब कवर अप कर रहा है, जब रेस में हिस्सा ले रहा है, तो सपोज वो अपने पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर अप करता है, लेकिन बाकी के 1 घंटे में सपोज वो 3 किलोमीटर कवर करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसको आगे के वीडियो लेक्चर्स के लिए रेडी रहिए। सो सी यू सून, वेरी वेल, टिल दैट स्टे सेफ, गुड बाय।